हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम लोग सॉल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीयूटी जीआईसी के लिए। ठीक है, स्टैटिक्स हम लोग चूँकि डिस्कस कर रहे थे तो स्टैटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सीरीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। ये आपका 4 क्वेश्चंस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका सॉल्यूशन करेंगे फटाफट, देखते जाइएगा। सारी चीज़ें हम लोग की जो थ्योरी पोर्शन है वो हम लोगों ने अलग लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग लगभग सारे सॉल्यूशन सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में, उससे है ये आपका। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने इसके रिजल्टेंट के फॉर्मूले को डिराइव किया था और एंगल के भी फॉर्मूले को डिराइव किया था। ठीक है, तो उसी पे है। तो पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है। क्यू को अगर डबल किया जा रहा है तो आर भी डबल हो जाएगा, और क्यू को अगर रिवर्स किया जा रहा है तो आर फिर से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है पी क्यू आर के बीच का। ठीक है, पी क्यू आर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये आपका यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग यहाँ सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये पीजीटी 2002 के 2 क्वेश्चन हैं। ये आपका राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी का है। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ईजी है। आर देखिए रिजल्ट, अगर पी और पी क्यू के बीच का एंगल अगर हम लोग को अल्फ़ा मान लें तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो देखिए ये लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। बोलिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, पहले लाइन से। अब देखिए क्यू को डबल करेंगे तो आर भी डबल हो जाएगा। आर डबल करोगे जैसे ही तो ये क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। और देखिए क्यू को डबल किया है तो क्यू को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q को स्क्वायर 4q स्क्वायर। अब यहाँ पे 2pq करोगे तो एक 2 और आएगा क्यू की वजह से, तो ये हो जाएगा 4pq कॉस अल्फा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट से आर फिर डबल हो जाएगा कब, जब क्यू को रिवर्स कर देंगे। क्यू को रिवर्स करने का मतलब है तो आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। ठीक है, तो जस्ट वही है। तो ये सिर्फ फिर से डबल हो रहा है कब, जब यहाँ पे देखिए प्लस साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी माइनस क्यू का जब स्क्वायर करोगे आप तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस अल्फा आएगा। ध्यान दीजिएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू सिर्फ रिवर्स किया गया, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यू ही रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स की गई है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2pq कॉस अल्फा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, क्यू को सिर्फ रिवर्स किया गया, आर फिर से डबल हो गया रिजल्टेंट। अब बस इनको सॉल्व करना है, पी क्यू आर में एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, उसी को फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक थ्योरी था, अब आप इस पर सिर्फ कैलकुलेशन लगाइए। देखिए फर्स्ट और थर्ड को देखिए जोड़ेंगे तो सीधा सीधा ये टर्म गायब हो जाएगा। देखिए तो जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 5r स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। इसमें सेकंड थर्ड वाले में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये चला जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 4 12। 2 से मल्टीप्लाई किया है इसमें तो 2 और एक ये है, सॉरी 3p स्क्वायर, और 2 से किया है तो 6q स्क्वायर, और ये तो चला जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर p स्क्वायर 2q स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले p और q में ले आएंगे, q और r में 2 रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देन उनका रेशियो ले लेंगे बस। तो यहाँ से देखिए कुछ ही आपको दिख रहा होगा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या तो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको देखिए क्यू गायब हो जाएगा। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपको क्या दे देगा, आर स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। देखिए 2p में से गया 1p तो ये p स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और 2q में से 2q गया गायब, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 4 हो सकता है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। बोलिए, इसको इधर ले लेंगे तो 3r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। बोलिए, ओके, तो ये आ गया आपका। तो अब यहाँ से आप काम क्या करिए, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ से आप एक और काम कर सकते हो, आर इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हो, प्लस माइनस पी है तो आप प्लस माइनस पी की जगह पी भी लिख सकते हो। यहाँ से क्या लिख सकते हो, √3 √2 आर लिख सकते हो। बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है।
अब आपको बस रेशियो ही तो चाहिए था, P/Q/R का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हर जगह R है ना, तो P की जगह क्या रख दो R, Q की जगह ये वाला R हो जाएगा और R की जगह R। तो देखिए रेशियो है R गायब, और √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप जैसे, तो पहले तो R गायब हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। बोलिए अब √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों जगह √2 आ जाएगा आपका। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये वाला गायब हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहला सोल्यूशन हो गया आपका। तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ये आपका यूपीटीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो हम लोग स्टैटिक्स के लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पीजीटी में ही नहीं, टीजीटी में भी उस पर कुछ रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप कहा जाए फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स की बात की जाए तो स्टैटिक्स में जो आपका ये कंपोनेंट और रिजोल्यूशन और फोर्सेज वाला था, इस पर रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं आप ना। चलिए, एक फोर्स है √5 न्यूटन का, एक्ट कर रहा है इस लाइन पे, हमको मोमेंट बताना है फोर्स का इस पॉइंट के अलॉन्ग, इस पॉइंट पर अलॉन्ग जेड एक्सेस। देखिए ये क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज किया है आपको। ठीक है, मोमेंट आपको निकालना है, तो आपको जिस पॉइंट पे पूछ रहा है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो पहले आप देखिए इस लाइन पे कोई पॉइंट कैसा होगा, 3, 4 एक पॉइंट होगा, एग्री करते हो। या ये कहा जा सकता है कि ये जो लाइन है 3, 4 से पास हो रही है और 2 और -1 इसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। तो आपका फोर्स पूछ रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा है, पॉइंट किसी पॉइंट पे पूछ रहा है। ठीक है, उससे आप परेशान मत होइएगा। देखिए कोई भी पॉइंट हो, उसके जेड एक्सिस के अलॉन्ग, हमें यहाँ देखिए मोमेंट की बात किया है ना, मोमेंट ही तो पूछ रहा है। यस, मोमेंट ऑफ फोर्स की जब भी बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, और जब भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूछने लगता है मोमेंट, ठीक है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला, ये मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकालने की कोशिश करते हैं। और वो जब जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला करेंगे तो वो क्या होती है, √x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स करना है। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग लगेगा काफ़ी, क्योंकि इसकी इन पॉइंट से निकालें, किसकी क्या निकालें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा। मोमेंट = क्या होता है, R/F होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये 3, 4। अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट अगर देखा जाए, ये एक्चुअली लाइन 2D होती है। ठीक है, और अगर इस लाइन पे देखा जाए, क्योंकि जेड एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसको 3D में के केस में देखेंगे, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका 3D के केस में हो जाएगा। लाइन पे तो 3, 4 है, लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा। अब इसकी जेड एक्सिस के पैरेलल जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही लेना है आपको मोमेंट, तो उससे जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, जेड एक्सिस से कह लीजिए जो डिस्टेंस होगी, अभी बनाया था फिगर। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है, यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट है, तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, x² + y²। आप इसको 3D में कवर जब करेंगे तो आपको इसको आइडिया लग जाएगा, या आप इसको जान रहे होगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, √3² + 4²। ये आपका 5 आ जाएगी, यानी r की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। और R/F आपको √5 ही दिया है। ठीक है, R की वैल्यू 5 है और ये √5 है, तो आपका आंसर √5 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट था इसमें, इसीलिए छोटा क्वेश्चन था, पीजीटी 2002 में आया था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस पढ़े थे ना, खूब लेक्चर्स उस पर कवर किया हम लोगों ने, उसी पे है ये। देखिए, डायरेक्शंस ऑफ 3 फोर्सेस, वन एक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं 3 फोर्सेस को। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बताना है रिजल्टेंट का हमको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी ट्रायंगल की साइड से जब हम लोग लिख पाते हैं, ठीक है, फोर्सेस हैं, 1 न्यूटन का है, 2 न्यूटन का है, 3 न्यूटन का है। ठीक है, इसको बोल देते हैं ABC। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं। ठीक है, ये पीजीटी 2002 में डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को बताया गया था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से अगर हम किसी 3 फोर्सेस को किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो जो हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ठीक है, वो बैलेंस्ड होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, और उनको किसी एक पॉइंट पे हम लोग बैलेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसा था, ये था। तो ये सीधे सीधा यही मतलब हुआ कि
ये तो कोई 3 फोर्स हैं आपके, मान लीजिए 1 न्यूटन के, 2 न्यूटन के, 3 न्यूटन के, ऐसा हम दिखा सकते हैं ओ पे बैलेंस्ड। अब बताइए इनके बीच का एंगल क्या होगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए ये इसको बढ़ा दीजिए, अब ये फोर्स गया इधर, ये फोर्स गया इधर, अब इनके बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है, अंदर कितना है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। सिमिलरली आप इधर करोगे तो भी 120 मिलेगा। ये आपका देखिए यूँ गया और ये फोर्स आपका यूँ जा रहा है, तो इनके बीच का फिर 120। सिमिलरली इधर बढ़ाओगे आप तो फिर आपको इधर 120 मिलेगा। तो कहने का मतलब तीनों के बीच का एंगल कितना है 120 है। तो ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें देखिए एक स्टेप आप ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से आए, अब अगला स्टेप यहाँ से आप नहीं जा पाओगे। अगला स्टेप कैसे जाओगे, आपको क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। यस, अभी आते हैं उसमें। अब इनका देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो आप क्या करते हो, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हो, ठीक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, समथिंग। तो आइए उस पर काम करते हैं, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा और वेल मेंटेन हम बना लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। मान लेते हैं 1 न्यूटन का है, सेकंड फोर्स 120 पे लग रहा है, ठीक है। ये है 2 न्यूटन का, मान लेते हैं इससे जस्ट 120 पे, ठीक है। और थर्ड फोर्स फिर कितना हो जाएगा 120 240, यानी 180 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ना। तो ये कुछ ऐसा, ये एग्जैक्टली इस पर ना ले जाए, नहीं तो 180, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये फिर 120 इधर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक फोर्स का अगर आप एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन में ले लोगे तो उससे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिया है। जस्ट परेशानी की बात नहीं है। ये हो गया आपके तीनों फोर्स लिख पाया। ये जो पीछे फिगर बनाया था इसी का ट्रांसलेट फॉर्म है, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बनाया था, इसको हमने थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में ले लिया। आप आइए फटाफट इसके वो लिखते हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए 1 का लिखेंगे तो पहले तो 1 cos 0, सेकेंड फोर्स 2 न्यूटन का है तो 2 cos 120। अब इसके पीछे की थ्योरी आपको लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। ये इसका जो होता था फोर्स का एंगल लेते थे, ठीक है। अब तीसरा फोर्स 3 न्यूटन का है और कितना हो जाएगा अभी 120 240। अब बताइए 1 इस cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 हो जाएगा। 120 की वैल्यू -½ होती है, 240 की कितनी होती है cos 180 + 60 माइनस cos 60 है। cos 60 कितना होता है आपका -1/2, तो इसका भी सेम वही होता है, ठीक है, -1/2। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप 1 -1 -3/2, तो इसका आंसर, इसका -3/2 कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सिमिलरली वाई एक्सिस के लॉन्ग आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे आप क्या कर दोगे, साइन कर दोगे, यहाँ भी आप साइन कर दोगे, ठीक है, यहाँ भी आप साइन कर दोगे, ठीक है, और यहाँ भी वाई कर देना है आपको, ठीक है। सेम साइन 0 0 होता है गया, साइन 120 साइन 90 + 30 साइन 90 + 30 cos 30 √3/2, तो ये आपका √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 240 कितना होता है साइन 180 + 60, तो माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 का मतलब आपका हुआ -√3/2, ठीक है। तो ये आपका -√3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए 2, ये कितना हो जाएगा 2√3 में से 3√3 गया -√3/2, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा यहाँ से y की वैल्यू होगी -√3/2। अब आपको रिजल्टेंट निकालना बताया था, r = क्या होता है √x² + y², तो बस आप निकाल लीजिए। r = क्या हो जाएगा √x² + y², ठीक है। इसको आप तो फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा 9/4, इसका स्क्वायर करोगे 3/4, 12/4 √3 न्यूटन। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो PGT 2002 में आया था ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन था, आप इसको समझ पा रहे होगे, ठीक है। बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं है ये। इस पे जो पूरा, इस पे हम लोगों ने डेरिवेशन किया रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस, जब लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन 3 फोर्सेस का डिस्कशन किया था। आपको लेक्चर 6-7 के आसपास ही है, हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस किया है, इसका डेरिवेशन ही किया था। दैट्स वाई हम इसको डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, ठीक है। आप अगर आप इस चीज़ पे अगर आपको डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, स्टैटिक्स के लेक्चर 6 या 7 में हम लोगों ने इसका पूरा रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस टाइटल है, उसमें हम लोगों ने इसका पूरा डिडक्शन किया था, कैसे रिजल्टेंट निकलता है, कैसे क्या होता है कंपोनेंट, कैसे θ1 θ2 पे फोर्सेज होते हैं, F1 F2 सो मेनी फोर्सेस, सॉरी P1 P2 फोर्सेस थे वहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो वहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होगा अभी तक जितना ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं, ये अभी तक हम लोगों ने जितने कंसेप्ट डिस्कस किए उतने पे ही हैं। ऐसा नहीं कि स्टैटिक्स से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो
एक वन ऑफ द कंसेप्ट हमारा मिस हो रहा है, लामीज़ थ्योरम। तो ये हमारा लामीज़ थ्योरम पे ही कुछ है, ठीक है। देखिए ओ सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ओ ए बी सी का, 3 फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग अलॉन्ग दिस इक्विलिब्रियम में है, तो पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अरे पी क्यू आर की वैल्यू नहीं बतानी, पी क्यू आर का रेशियो बताना है। सर्कम सर्किल वगैरह पे आप जानते होगे, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ओ ए देखिए पी क्यू आर जो है ओ ए, इसको पहले ए बी सी, ठीक है। ओ ए के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है। ओ बी के अलॉन्ग कौन सा क्यू लग रहा है, ओ सी के अलॉन्ग आर लग रहा है। तो ओ ए अलॉन्ग क्या लग रहा है, पी, ओ बी के अलॉन्ग क्यू, ओ सी के अलॉन्ग आर, और ये ओ है, ठीक है। तो आपको पी क्यू आर का रेशियो बताना है। तो यहाँ से देखिए बहुत आसान है, ये हमको देखिए यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू आर का रेशियो बताना है। यस, लामीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन है पूरा, डायरेक्ट ही है। कैसे, देखिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी चाप द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है उसका क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ का डबल यहाँ बनेगा। तो जैसे ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, 2a। सिमिलरली ये अगर बी है तो ये कितना हो जाएगा, 2b। और ये अगर सी है तो यहाँ कितना बनेगा, 2c। अब बस आप लामीज़ थ्योरम आप जान रहोगे। अगर मैं इस पी फोर्स को लेता हूँ तो पी अपॉन इसके अपोजिट जो साइन इसका ले लीजिए आप, साइन 2a, क्यू अपॉन साइन 2b। क्यू फोर्स आप अगर आपने ये लिया तो उसके अपोजिट साइन 2b, और आर आपने लिया ये तो उसके अपोजिट साइन 2c। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपको लामीज़ थ्योरम पता है तो आपको बस यही पूछा है पी क्यू आर कितना होगा, तो आप इसका आंसर लिखोगे साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c। होप आप समझ पा रहे होगे। तो देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड था। स्टैटिक्स में ज़्यादा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, उसमें बड़े कैलकुलेटिंग क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको टाइम टेकिंग वाले भी होते हैं। लेकिन स्टैटिक्स में ऐसा कुछ है नहीं। फंडामेंटल कुछ चीज़ें हमको अगर आप समझ लिए, देख लिया, समझ लिया, तो क्वेश्चंस करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। देख रहे होंगे अपने बहुत फटाफट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग फिर कुछ नए PYQs डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए। इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। एक सेपरेट लेक्चर में इसको रखने का यही मोटिव है कि आपको अलग से सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँ, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो को आप पसंद किए होंगे। दोस्तों क्या शेयर कर दिया, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।